गाजा के बीच 46 दिनों का प्रचंड युद्ध चल रहा है। आज 47वां दिन है और जो धमाके अभी आप देख रहे थे, जो अभी हम आपको यहां पर गोलाबारी दिखा रहे थे, वो मात्र पिछले 24 घंटे की थी। यानी 4 दिनों का एग्रीमेंट का ऐलान तो हुआ है और ये इजराइल की हार भी हो सकती है और ये हमास का डेथ वारंट भी हो सकता है, लेकिन युद्ध जारी है। अभी भी ये युद्ध रुका नहीं है। उत्तर गाजा लगभग खाली हो गया है। साउथ गाजा में लगातार बम बरस रहे हैं, धमाके, गोलाबारी, एक दूसरे के ऊपर हमले, ये सब वैसे ही जारी है जो अभी आप देख रहे थे। और इजराइल की आक्रामकता भी लगातार वैसी ही दिख रही है हमास के खिलाफ। लेकिन अब 4 दिनों के लिए इस युद्ध को रोकने का ऐलान हुआ है। कल सुबह 9:30 बजे से यह समझौता लागू हो जाएगा। लेकिन क्या यह शांति की शुरुआत है या हमास ने अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया है? यह आज हम बताएंगे। यह बहुत बड़ा दिन है आज इस वॉर में। आज इस युद्ध में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो या तो इजराइल की हार तय करेगा या हमास का डेथ वारंट बिल्कुल साइन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इसी युद्ध से पिछले 24 घंटे से जो तस्वीरें आई हैं वो दिखाते हैं। अगर आपको लग रहा है युद्ध रुक गया है तो अभी युद्ध रुका नहीं है और उसकी सबूत ये तस्वीरें हैं। देखिए, आपको दिखाते हैं गाजा के भीतरी इलाके से ये तस्वीर, जहां पर इजराइल की एक स्पेशल मैगलेन यूनिट बहुत ज्यादा सक्रिय है और ये मैगलेन यूनिट अपने आप में खास है। इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। अभी इतना जान लीजिए कि जहां जहां ये मैगलेन यूनिट गई, इसने अपना काम 100% किया है और एक बार फिर इजराइल ने इसको गाजा में उतार दिया है। तो ये मैगलेन यूनिट के एक्टिव होने का सबसे बड़ा यहां पर आप समझ लीजिए कारण यह है कि ये वॉर गाजा के सबसे अंदरूनी इलाके में पहुंच चुकी है और मैगलेन यूनिट वहीं पर जाती है जहां पर इजराइल को सबसे कठिन मिशन को अंजाम देना होता है। और देखिए, तुल्कराम में भी हमास लड़ाकों की धरपकड़ चल रही है। ये तुल्कराम जो वेस्ट बैंक में पड़ता है, यहां भी लगातार गाजा की तरह ही हमास के लड़ाकों को पकड़ रहा है इजराइल। ये लंबी कतार जो देख रहे हैं, आईडीएफ का दावा है कि ये हमास के लड़ाके हैं और इजराइल ने इनको जिंदा पकड़ा है। इस बीच बैकड्रॉप में आपको गोलियों की आवाज सुनाई पड़ रही है, गोलियों की तड़तड़ाहट भी आप सुन पा रहे हैं और हमास के लड़ाकों की लंबी कतार भी दिख रही है जिनको इजराइल ने पकड़ा है। गाजा में भी जारी है, वेस्ट बैंक में भी लगातार धरपकड़ हो रही है हमास के लड़ाकों की। सुबह 9:30 जब बजेंगे तब बजेंगे। अभी जो हो रहा है वो आपके सामने है। गाजा में अभी वैसे ही आज 47वें दिन भी इजराइल की सेना वैसे ही अभियान चला रही है। इनफैक्ट हमारे संवाददाता जो ग्राउंड पर हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि हमले और तेज हो गए हैं। गाजा में कैसे सुरंग विनाश कर रही है इजराइल की सेना और कैसे शहर दर शहर तलाशियां ली जा रही हैं, इमारत दर इमारत सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक एक हमास के लड़ाके को टारगेट करके ये पूरा ऑपरेशन कर रही है इजराइल की सेना और उसका सबूत ये तस्वीरें हैं जो खुद वहीं से आ रही हैं, इजराइल की सेना जिनको जारी कर रही है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए, G20 वर्चुअल समिट में गाजा युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजा युद्ध पर बड़ा बयान। गाजा की लड़ाई बाहर ना फैले, यह कहा है G20 की वर्चुअल समिट में पीएम मोदी ने।
बंधकों की रिहाई का स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पश्चिम एशिया में अस्थिरता चिंता का विषय है, यह कहा पीएम मोदी ने। आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार, यह भी कहा पीएम मोदी ने। यह अब से मात्र कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, आप समझ सकते हैं करीब 15 मिनट पहले की तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में संबोधित कर रहे थे वर्चुअली। लेकिन अब फिर से वही बात, हमास और इजरायल के बीच जो 4 दिन का समझौता हुआ है, जो ये 4 दिन का एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, आइए आपको बताते हैं। इस एग्रीमेंट के मुताबिक हर दिन हमास 10 बंधकों को छोड़ेगा तो इजरायल 30 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा, और यह सिलसिला इजरायल के 50 बंधक छोड़े जाने तक और 150 फिलिस्तीनियों को छोड़े जाने तक लागू रहेगा। लेकिन अगर शांति रही और अगर किसी ने हमला कर दिया तो समझौता टूट जाएगा। हम आपको हर दिन के मुताबिक बता रहे हैं कि क्या होगा इस समझौते का प्रोसेस। अगर किसी ने हमला कर दिया तो समझौता नहीं, यानी हमास ने हमला कर दिया या इजरायल ने हमला कर दिया तो नहीं होगा। 10 दिन, अगले 4 दिन तक 10 बंधक या करीब 12 से 13 बंधक इधर छोड़ेगा हमास और इधर छोड़ेगा 30 से 35 फिलिस्तीनियों को इजरायल। लेकिन इसी बीच इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के समझौते में हमास ने 8 शर्तें रखी हैं। समझौते के तहत पहली शर्त है गाजा पट्टी के सभी क्षेत्रों में मानवीय सहायता के ट्रक और तेल टैंकर लेकर आएंगे। दूसरी शर्त है गाजा में इजरायली सैन्य वाहन बैन होंगे। तीसरी शर्त है इजरायल की सैन्य कार्रवाई बंद रहेगी। चौथी शर्त है सलाह अल दीन स्ट्रीट से उत्तर से दक्षिण तक आम लोगों की आवाजाही की गारंटी। और पांचवी शर्त है गाजा में कोई हमला नहीं और ना ही कोई गिरफ्तारी होगी। छठी शर्त है दक्षिण का एयर ट्रैफिक सस्पेंड किया जाएगा। सातवीं शर्त है समझौते के 4 दिन बीतते ही अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ाकू हमास के लड़ाके तैनात होंगे। ये हमास ने शर्त रखी है, ये सारी शर्तें हमास की हैं। लेकिन हमास ने जब शर्तें रखी हैं तो इजरायल ने हामी भर दी। हमास की एक एक शर्त के लिए तैयार होता चला गया और 4 दिनों का समझौता हो गया। लेकिन इसके पीछे इजरायल की एक बड़ी रणनीति है। इजरायल की इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। वो रणनीति भी आपको बताते हैं कि आखिर उसकी रणनीति, हमास, यहां पर इजरायल की रणनीति क्या है। हमास जितनी शर्तें रख रहा था इजरायल वो क्यों मानता चला गया, अब यही बात करते। देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल वी के दत्ता हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ एयर कोमोडोर अश्विंदर सिंह बहल है डिफेंस एक्सपर्ट। और मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल संजय मेस्टन है एज डिफेंस एक्सपर्ट। और मेरे साथ इस वक्त मोशे कांदलेकर हैं जो कि इजरायल की सेना में रह चुके हैं, इस वक्त इजरायल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वहीं से आपको बताएंगे कि बतौर इजरायली और बतौर एक पूर्व फौजी वो इस समझौते को कैसे देखते हैं। सीधे सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। मोशे सर, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। सीधा सवाल, 4 दिन का समझौता कैसे देखता है एक पूर्व फौजी इजरायल का इसको? देखो, नमस्कार सब भारतीयों को हमारे इजरायल तरफ से। सबसे पहली बात, ये सीज फायर की जो आप बोल रहे हैं, नो गारंटी अबाउट दैट। हम विश्वास नहीं रखते हमास के ऊपर। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नो विश्वास ऑन हमास। ये मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, ये होता हुआ है। हमास बोलता कुछ है और करता कुछ है, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोग कबूल करते हैं इसके लिए सीज फायर, लेकिन अभी तक इशू नहीं हुआ है। ये जो डिक्लेरेशन है वो हमास ने किया हुआ है कल से सीज फायर, बट नेतन्याहू ने अभी तक उसको रिप्लाई दिया नहीं है। बट वो देगा। कब देगा? जब शाम को हमको लिस्ट आएगा वहां से और उसमें चेकिंग होगी, ये सब जिंदा है या तो मुर्दा भी दे सकता है। जब लिस्ट चेक होगा, सब सेटिस्फाई होंगे, बाद में नेतन्याहू उसको इशू करेगा। ओके, दैट इज द इशू फॉर दैट सीज फायर। बस ये सीज फायर के बारे में बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, हमास को हमको देना ही चाहिए। क्यों? हमारा तो नुकसान है इसके अंदर, बट हमारे लेकिन आपने एक बात कही, मैं अपने दूसरे एक्सपर्ट के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। आपने कहा है हमास पे भरोसा नहीं, तो क्या आपको लगता है कि हमास ये समझौता तोड़ भी सकता है? देखो, आज तक दुनिया में जब से हमास पैदा हुआ है उसने टेररिज्म का ही काम किया हुआ है। अभी तक उसके ऊपर किसी ने भरोसा किया नहीं है और कर भी नहीं सकते। लेकिन वजह यह है कि हमारे लिए एक बच्चा भी है ना, हमारे लिए बहुत जैसा दुनिया में है हमारे लिए। इसके लिए हम कबूल कर लेंगे, बाद में हम देख लेंगे हमास को। हम नहीं डरते, हमको भारी पड़ेगा बट वी विल। हम ऐसा नहीं कर सकते अभी। क्यों? हमारे आदमी उसके हाथ में है।
जब हमारे आदमी आ जाएंगे, सब हो जाएगा, बाद में हम सनवार को लटका देंगे वहां पे। बड़ी बात कह दी आपने। आप कह रहे हैं कि बस बंधक आ जाए फिर हम देख लेंगे हमास को। जनरल मेस्टन, सिर्फ बंधकों का इंतजार हो रहा है। मैं यही तो पूछ रहा हूं, क्या यह इजराइल की एक सोची समझी रणनीति है? बंधक आए और हमास गया। बिल्कुल, आपने एक वहां पर दिखाया हमास का डेथ वारंट है या इजराइल का हार। हाँ, ये इजराइल का डेथ वारंट है। डेथ वारंट शुरू हो गया था 7 अक्टूबर के हमले के बाद। हाँ, अब ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूं ये डेथ वारंट है क्योंकि ये जो एक सीज फायर है ये ज़्यादा हमास को चाहिए थी और इजराइल को भी चाहिए थी। देखिए, लड़ाई में कई बार पॉजेज होते हैं। स्ट्रेटेजिक पॉज होता है, लॉजिस्टिक्स पॉज होता है, टैक्टिकल पॉज होता है। ये इजरायली सेना को एक पॉज चाहिए था और हमास को ज़्यादा चाहिए था क्योंकि वो चाहते हैं वो रीग्रुप वगैरह करके और वापस लड़ाई करे। आज की तारीख में लड़ाई का पलड़ा इजरायली सेना के साथ पूरा भारी है। कारण ये है कि नॉर्थ गाजा तकरीबन उनके टोटल कंट्रोल में है और अभी भी आपने दिखाया वहाँ पर फायरिंग चल रही है। तो एक चीज़ उसमें देखिए बहुत बड़ी अहम चीज़ आती है। आज तक किसी ने ये नहीं बताया है कि इनके कितने कैजुअल्टीज हुए हैं हमास के। सारी कैजुअल्टीज बोलते हैं 13,000 पैलेस्टीन मर गए, उसमें ज़्यादातर तो ये होंगे ये हमास के फाइटर्स। ओके, क्या वो मर ही नहीं रहे? इजरायली सेना अगर घोषित करती है कि हमारे 70 फाइटर्स मरे हैं, ठीक है, तो उनके भी काफी मरे हैं। मतलब आप सर इस बार आगे आते हैं, अभी बहुत आराम से इस पर बात करेंगे। आज डिटेल्ड मेरे पास इसको लेकर रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं एक एक कमेंट जल्दी जल्दी सबका हो जाए। जनरल दत्ता, आपको भी लगता है कि ये हमास का डेथ वारंट है, बस एक बार बंधक आ जाएं, या आपको लगता है नहीं यहां पर इजराइल की भी यहां पर हार हुई है और इजराइल को झुकना पड़ा है? देखिए, ऐसा है कि डे 1 से 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने ये फैसला किया था कि हमास का खात्मा किया जाएगा, अपने बंधक छुड़ाए जाएंगे और उसको उस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उन्होंने पूरा जो ऑपरेशन अपना चालू किया एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने किया। लगातार एयर का इस्तेमाल किया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, इंटेलिजेंस गैदरिंग करी, उनके कमांडर्स को मारा और जगह जगह पे जहाँ इनकी टनल थी उनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया और उसको तबाह किया। साथ साथ में जहाँ जहाँ जो मस्जिद थे, स्कूल थे, जहाँ हॉस्पिटल थे जो इस्तेमाल किए जा रहे थे, उनको भी घेरा करके उनको अपने कब्जे में लिया, उनको सर्च किया और वहाँ से हमास का नामो निशान मिटाया। अभी भी जबालिया कैंप के ऊपर चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है, जो कि एक सबसे बड़ा कैंप था पैलेस्टाइन का, उसके अंदर ऑपरेशन चल रहा है। चारों तरफ से उसको घेर रखा अभी, और ये जो ऑपरेशन है ये चलते रहेंगे। जब भी दो मुल्कों के अंदर लड़ाई के दौरान सीज फायर होता है, दोनों मुल्क की सेनाएं कोशिश करती हैं कि हम कुछ हासिल कर लें। तो इजराइल जो है कल सुबह तक जितना मैक्सिमम अपने टारगेट उन्होंने अचीव करने वो करेंगे। उसके बाद में ये पता चलेगा हॉस्टेज जो छूट के आ रहे हैं। और अभी देखिए प्रूफ ऑफ लाइफ अभी हमारे इजराइल के वो जो आप कह रहे हैं इसका मतलब तो ये कि समझौता लागू होने से पहले जनरल दत्ता बहुत धुआंधार लड़ाई होगी। प्रूफ ऑफ लाइफ की हमारे जो 250 कैदी हैं या हॉस्टेज जिंदा है कि नहीं, पहले प्रूफ ऑफ लाइफ देगा, उसके बाद नेतन्याहू फैसला करेगा। दैट मींस राह इतनी आसान नहीं है एयर कमोडोर बहल, राह बिल्कुल आसान नहीं है इस समझौते की। ये बिल्कुल एक पतली सी लकीर पर टिका हुआ है और अगर दोनों तरफ से कुछ भी गलत हुआ, खासकर हमास की तरफ से, तो इजराइल और ज्यादा मजबूती से हमला कर सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इजराइल का एंड स्टेट क्या था? एंड स्टेट था बंधकों को छुड़ाना और दूसरा था हमास को खत्म करना। तो आपको और सबको क्या लगता है कि उनको हमास को नहीं पता ये कि अगर सारे बंधकों को छोड़ देंगे तो उसके बाद उनके ऊपर एक पूरे जोर के साथ अटैक किया जाएगा। तो इसलिए ये ऑपरेशनल पॉज जो ले रहे हैं अपने आप को और मजबूत करेगा हमास, और साथ में मिल जाएगा सिविलियंस के साथ और डिस्पर्स भी हो सकता है। तो ये मेरी जो अपनी सोच है वो ये है कि हमास कभी भी सारे बंधक तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसने अपने लिए कोई रास्ता ना बना लिया हो। हमास सारे बंधक तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसके पास अपने लिए कोई रास्ता नहीं हो। देखिए, आज कितना बड़ा पैनल आपके साथ में है जो कितनी अच्छी बातें आपको बता रहा है। हर एक पॉइंट पर यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और हर एक पॉइंट पर यहां पर इजराइल से लेकर इंडिया से लेकर इजराइल तक आपको एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस समझौते को कैसे देखें। आपको बताएं कि हमास के खात्मे की क्या प्लानिंग है इजराइल
इसराइल की, उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए जो अभी अभी आ रहे हैं। नॉर्थ गाजा के बैतलाहिया में इसराइल ने बड़ा हमला किया है। एज जनरल दत्ता सेड कि अभी समझौता लागू होने से पहले बहुत कुछ होना बाकी है, और वो दिख रहा है। नॉर्थ गाजा के बैतलाहिया में देखिए कितना बड़ा धमाका किया है इसराइल ने। और केवल धमाके नहीं हो रहे हैं, बल्कि घर घर जाकर तलाशी ली जा रही है। घर घर जाकर हमास के लड़ाकों को ढूंढ रही है इसराइल की सेना। ये देखिए घर में घुसकर इसराइल की सेना कैसे वहां पर पोटेंशियल थ्रेट पर फायरिंग कर रही है, कैसे वहां पर इसराइल की सेना घर में सब कुछ वहां पर तबाह कर देना चाह रही है। ये क्यों कर रहे होंगे जनरल मेस्टन, ये घर के अंदर ऐसी फायरिंग क्यों चल रही होगी? देखिए बहुत साफ है, ये जितना भी नॉर्थ गाजा में ऑक्यूपाई हो रखा है, उनको घर घर से हर टेररिस्ट को क्लियर करना है। हाँ। मुद्दा बहुत क्लियर है, और जब ये हासिल हो जाएगा फिर उनका फोकस ये जो सीज फायर है 4 दिन की, उसके बाद साउथ गाजा में जाएगा। हाँ, साउथ गाजा में लड़ाई का थोड़ा हालात साउथ गाजा पर आएंगे सर, साउथ गाजा पर आएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहां केवल एक एक लड़ाका कोई बाकी न रह जाए, इसलिए घर के अंदर इस तरह की फायरिंग हो रही है। ठीक है, देखिए एक और वीडियो दिखाता हूं मैं, आईडीएफ की गाड़ी का स्टंट दिखाता हूं मैं आपको। आईडीएफ यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की गाड़ियां किस तरह से वहां पर स्टंट कर रही हैं, किस तरह से दौड़ रही हैं, ये आप देखिए। ये यहां पर ये इजराइल की डिफेंस फोर्स का बख्तरबंद वाहन है, और कैसे इसने वहां पर, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वेस्ट बैंक है सर, और वेस्ट बैंक में कैसे इसने वहां पर एक गाड़ी को टक्कर मारी और फिर कैसे आगे निकल गई, ये तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये आई है आईडीएफ की गाड़ी, और वहां पर उसने ये वहां पर खड़ी एक गाड़ी को टक्कर मारी, और फिर इस तरह से आगे वो फिर वापस उसने यू टर्न लिया और वापस चली गई। ये आईडीएफ यानी इजराइल की सेना की गाड़ी है। तो 4 दिन का समझौता तो हो गया, लेकिन हमास को इससे कुछ फायदा तो है, कुछ नुकसान भी है। हमास का डेथ वारंट तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन हमास के नफा नुकसान का गणित भी आपको दिखाते हैं। हमास को गाजा में फंसे बड़े नेताओं को सुरक्षा देने का मौका मिलेगा, तो उसका नुकसान यह है कि इजराइल हमास के बड़े नेताओं को मार्क कर लेगा, चिन्हित कर लेगा। फायदा नुकसान दोनों देखिए हमास का। हमास को नया ठिकाना बनाने का फायदा होगा, लेकिन इजराइल को हमास के रूट मैप के पता चलने पर हमास को इससे नुकसान होगा। हमास को हथियारों का जखीरा बढ़ाने में मदद मिलेगी, अपने आप को रीअलाइन करने में मदद मिलेगी, लेकिन इजराइल को उस सप्लाई लाइन का पता चलेगा जिससे हमास तक हथियार पहुंचते हैं। हमास को मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर मिलेगी, लेकिन हमास का साथ देने वालों को इजराइल पहचान लेगा। और वो कैसे होगा? क्योंकि हमारे पास आज एक ऐसी सैटेलाइट की रिपोर्ट है जो इस सब पर नजर रख रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए, अगर फायदा और नुकसान हमास को है तो इजराइल को भी है। इजराइल को अपने बंधकों की रिहाई का फायदा तो मिलेगा, लेकिन उधर हमास को संगठित होने का मौका मिल जाएगा। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव जरूर कम होगा, लेकिन 4 दिन बाद युद्ध दोबारा ना शुरू करने का दबाव और आएगा इजराइल पर। यह इजराइल के फायदे और नुकसान है। इजराइल को हमास के बड़े नेताओं का पता जरूर चल जाएगा, लेकिन हमास के नेताओं को भी गाजा से सुरक्षित निकलने का मौका मिल जाएगा। इजराइल को हमास के गुप्त ठिकानों का पता मिल जाएगा, लेकिन इजराइल के प्लान पर जासूसी का खतरा, हमास की जासूसी का खतरा भी रहेगा। और यही इस वक्त इन दोनों पक्षों की नफा और नुकसान की थ्योरी है। लेकिन मोशे कांदलेकर सर, इजराइल बहुत अपने आप में पूरी दुनिया में इसलिए मशहूर है क्योंकि उसको मालूम है कि अपने दुश्मन को कैसे खत्म करना है। जाहिर सी बात है, यहां भी चर्निंग हुई होगी, यहां भी कोई रणनीति होगी। इजराइल के दिमाग में क्या होगा इस वक्त जब उसने ये समझौता किया होगा? देखो, मैं आपको पहले बोल चुका हूं, हमारे लिए हमारे जो हॉस्टेज है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके लिए वो हमास हमसे खेल रहा है कि उसको पता है जब तक हमारे हॉस्टेज आएंगे नहीं, हम शनिवार को मार नहीं पाएंगे, मारेंगे भी नहीं, बिकॉज वी वांट अवर हॉस्टेजेस बैक एट होम। ओके, दैट इज द मेन रीजन। बट उसके बाद में आगे हम देखो कि दुनिया में हमारा नाम फेवरेट है, मोसाद इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो कहीं ना कहीं मिलेगा, और हम जो उसके जो निकाला हुआ है उसकी डेथ का, ये तो वो तो होगा ही। एंड ऑफ द सब मींस हमास विल नॉट बी देयर। हमास इज, उसका नाम निशान मिट जाएगा एट द एंड। ओके, उसको जरा वक्त लगेगा, बिकॉज हमारे बच्चे वहां हैं, तो हम लाचार है, हमको कोई अलग रास्ता है नहीं। हमारा भी नुकसान होगा। 4 दिन हम बैठेंगे, और वो 4 दिन में वो लोग सब आगे बढ़ चार्ज करेंगे, उनके रॉकेट ये वो सब, बट we can handle it, that no problem about you that. can handle it. आप कह रहे हैं इजराइल कैन हैंडल इट वेरी वेल। आप कह रहे हैं इजराइल के पास पूरा प्लान है।
मैं भी दिखाता हूं कि इजराइल के जो कि जिसके सर्विलांस का लोहा दुनिया मानती है, कैसे इजराइल इन 4 दिनों का इस्तेमाल हमास का पता लगाने में और हमास के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने में करेगी। आपको बताते हैं धरती के साथ साथ इजराइल अंतरिक्ष से कैसे हमास के मूवमेंट पर नजर रख सकता है, और उसके लिए आपके सामने एक ग्राफिकल रिपोर्ट हम लेकर आएंगे। देखिए, इजराइल की इस जासूसी सैटेलाइट का नाम जो आपके सामने है, यह है ओफेक 13, और यह इजराइल का ब्रह्मास्त्र है जासूसी के मामले में। और इजराइल इसका इस्तेमाल करके कैसे हमास के मूवमेंट पर नजर रखेगा, मैं आपको यह बताता हूं। ओफेक 13 29 मार्च 2023 को, यानी इसी साल इजराइल ने लॉन्च किया था। यह एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिकॉनेसेंस सैटेलाइट, यानी आम भाषा में कहें तो एक स्पाई सैटेलाइट है, जासूसी उपग्रह है। खुफिया और सैन्य अभियान के लिए इजराइल इसका इस्तेमाल करता है। दिन हो, रात हो, अंधेरा हो, उजाला हो, यह सैटेलाइट अंतरिक्ष से धरती पर मौजूद इमारतों, रास्तों, इंसानों, उनके मूवमेंट की एचडी फोटोज, हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ले सकता है। और इसकी रेंज में केवल गाजा क्या, इजराइल क्या, पूरा मिडिल ईस्ट है। और इसका असली तो अभी जो गाजा में इस्तेमाल करेगा, इसका असली आपको बताता हूं, इसका असली मिशन क्या है। जानकार मानते हैं कि इजराइल इस स्पाई सैटेलाइट के जरिए ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करता है। इस सैटेलाइट को खास तौर पर इजराइल के रक्षा मंत्रालय के लिए डिजाइन किया गया है, और दुनिया में केवल अमेरिका, चीन, रूस और जापान के पास ऐसी सैटेलाइट हैं। इनफैक्ट लॉन्च के बाद पीएम नेतन्याहू ने कहा, नजदीक हो या दूर, इजराइल के दुश्मनों का खात्मा करने के लिए यह सैटेलाइट हमारी क्षमता बढ़ाएगी, और इस सैटेलाइट की मदद से हम जमीन, समंदर, हवा और अंतरिक्ष में भी दुश्मन को मारने की क्षमता हमारी और इससे बढ़ गई है। तो एयर कमोडोर बहल, आपको लगता है कि ये 4 दिन, जैसे आप कह रहे थे कि हमास बेवकूफ नहीं है, तो इजराइल भी बेवकूफ नहीं है, और ये 4 दिन का इस्तेमाल वो कैसे करेगा, उसमें जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक उसके तमाम असलहे या तमाम उसकी जो मशीनें हैं वो एक्टिव हो चुकी होंगी। देखिए, आप एक बात तो गौरव बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिट करती हैं, और इसका जो रेजोल्यूशंस हैं बहुत ही अच्छे हैं, और यहां तक कहा जाता है कि ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी पढ़ सकती हैं। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा, इनका ओवर हेड ऑर्बिट का एक टाइम होता है। ये कंटिन्यूअसली जैसे आप दिखा रहे हैं, तो ये ऐसे ऑर्बिट नहीं करती कि एक ही जगह पे खड़ी रहे। ये लो अर्थ में ऑर्बिट करती है, और इनका टाइम लगता है वापस उसी जगह पे आने का। हालांकि ये अपने कैमरास इनके टिल्ट किए जा सकते हैं और कुछ एरिया को कुछ समय के लिए कवर कर सकती हैं, लेकिन कंटिन्यूअस कवरेज एक सैटेलाइट नहीं कर सकती। और इनको जरूर अमेरिका के सैटेलाइट्स की भी मदद मिल रही होगी, जिससे ये कंटिन्यूअस कोई ना कोई सैटेलाइट उस जगह का पिक्चर उनको दे रही होगी। ये तो पहली बात हुई। और दूसरी बात हुई कि इवन ड्रोन्स का जाना बंद हो गया है इस दौरान। लेकिन ड्रोन्स ना भी जाएं तो, और अगर उनकी मूवमेंट ग्राउंड पे ना भी हो, पर उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी तो काम कर ही रही होगी, और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि हमास कितना अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमास एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, और उनको डिस्टिंग्विश करना सिविल से, सिविलियन टारगेट से और एक लड़ाकू से बहुत मुश्किल है। अगर आप देखें, जो आपके विजुअल्स भी दिखाते हैं, जब वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहना। तो अगर उनके पास कोई वेपन सिस्टम नहीं है, तो मोसाद या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, अनलेस उनका अंदर से कोई इनपुट हो, वो कैसे पहचानेगी? नहीं तो फिर यही तो सवाल है, फिर यही मोसाद हो या इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हो, यही तो उनका चैलेंज है। इस पर बात करूंगा मैं मोशे कांदलेकर से। लेकिन जनरल दत्ता, मुझे ये बताइए, ये 4 दिन का जो समझौता होगा, क्या इसमें ड्रोन्स भी रुक जाएंगे, क्या इसमें एयर सर्विलांस भी रुक जाएगी? देखिए, ऐसा ये जो 4 दिन के दौरान सर्विलेंस नहीं रुकेगी। हाँ, ड्रोन्स अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स हैं, हाई एल्टीट्यूड होते हैं, एयरक्राफ्ट हैं जो बिल्कुल इतनी हाइट पे उड़ता है कि जिनको डिटेक्ट नहीं कर सकते आप। उसके अलावा अमेरिका के सैटेलाइट भी मौजूद हैं, और इजराइल के अपने सैटेलाइट भी मौजूद हैं। और अमेरिका के सैटेलाइट के पास ये कैपेबिलिटी है, जब चाहे जिस एरिया को कवर करना चाहे उसको वो कवर कर पाते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस का इनपुट है लगातार इजराइल को मिलता रहेगा, और ये उसके माध्यम से ये डिटेक्ट कर पाएंगे अगर कोई मूवमेंट हमास का होगा, चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो। और साथ साथ में जो नॉर्थ गाजा में इजराइल ने ऑलरेडी अपना शिकंजा कस दिया है, उन्होंने ऑलरेडी सिविलियन पॉपुलेशन को वहां से निकल जाने की हिदायत दे रखी है। जबालिया कैंप से भी उन्होंने बोला सारे सिविलियन निकल जाएं। अगर वो नहीं निकलेंगे तो उनको
हॉस्टाइल माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है या नहीं पहनी है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वहां पे कोई मूवमेंट होता तो डिटेक्ट हो जाएगा। ओके। उसको वेरीफाई किया जा सकता है उसके। ठीक है, लेकिन फिर मैं अब ग्राउंड फोर्सेस के लिए पूछना चाहता हूं। जनरल मस्टन, देखिए हमने स्पेस की बात कर ली, हमने एयर सर्विलांस की बात कर ली, ग्राउंड पर क्या होगा इस समझौते के दौरान? मतलब जो ट्रूप्स जहां हैं वहीं रुक जाएंगी, उनके लिए कोई खास मैकेनिज्म होगा, क्या होगा उस दौरान? देखिए, आज पूरी रात पड़ी है इजरायली सेना के पास, तो वो कल तक अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट कर लेंगे, एडवांटेजेस पोजीशन लेके। ओके। उसके बाद टैंक्स और जितनी भी वहां पर हरकतें हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि अगर युद्ध विराम है तो कोई भी साइड अगर फायरिंग करती है एक दूसरे पे तो इसका उल्लंघन हो जाएगा और फिर ये सीज फायर नेगोशिएशन रुक जाएगी, मतलब होस्टेज नेगोशिएशन रुक जाएगी। तो इजरायली सेना पूरी कोशिश करेगी और मेरे को लगता है हमास भी कोशिश करेगी कि देखिए आज की तारीख में प्रेशर किसके ऊपर है ज्यादा? हमास के ऊपर है। हमास तो चाह रही है कि ये धीरे धीरे इजराइल सेना थोड़ा और ये हम इंटरनेशनल प्रेशर कम करा के, क्योंकि अगर होस्टेज रिलीज कर रहे हैं तो ये एक अच्छा जेस्चर भी देंगे, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है वो काम कर रही है। मतलब तो आपकी बात का मतलब ये जनरल मस्टन की बहुत कुछ चल रहा होगा इस वक्त, एक्शन भी चल रहा होगा और टेबल पर इस वक्त चर्निंग भी चल रही होगी, माथापच्ची चल रही है कि कैसे इस 4 दिनों का इस्तेमाल किया जाए और कैसे हमास के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जाए। और जैसा कि एयर कमोडोर बहल कर रहे हैं, हमास भी जरूर इस बारे में सोच रहा होगा। देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल ने कैसे पलटवार किया है, कैसे अटैक किया है, ये उसकी तस्वीरें हैं। सवाल यह है कि क्या इस 4 दिन में हिजबुल्लाह का अटैक रुकेगा? क्योंकि आशंका यह जताई जा रही है कि इन 4 दिनों में इजराइल लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह के साथ अपने स्कोर सेट करेगा और कोई बड़ा हमला कर सकता है लेबनान में। और अपने ही घर में गिरा हमास का रॉकेट, आपको याद होगा एक अस्पताल जिस पर रॉकेट गिरने के बाद बहुत बात हुई थी कि यह रॉकेट हमास का है, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का है या इजराइल का है। आज एक रॉकेट और है, अपने ही घर में हमास का रॉकेट गिर गया और उस रॉकेट की तस्वीरें हैं। और हमास की सुरंग खोजकर उड़ाती आईडीएफ की अगली तस्वीर। सुरंगों को तो गजब खोज रही है आईडीएफ की फोर्स। अभी तक उनका कहना है कि अल शिफा के आसपास ही करीब 39 सुरंगें खोज चुके हैं वो। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी माइंस हैं जो इन सुरंगों से निकाल कर लाए हैं इजराइल के सैनिक। ये लैंड माइंस हैं जिनको लेकर जाते हुए। और ये मैं छोटा सा एक कमेंट ले लेता हूं इस पर। जल्द दत्ता, ये क्या है, ये क्या मिल रहा है इनको? देखिए, जो माइंस हैं ये एंटी टैंक माइंस हैं। हमास ने सोचा था कि जब इनका टैंक वगैरह आएंगे और ये माइन के ऊपर से उड़ेंगे और इनका ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन जब आईडीएफ की फोर्सेस आई उन्होंने एक अलग टेक्निक इस्तेमाल किया। उन्होंने बुलडोजर्स के साथ पूरी मड को आगे से मूव किया और जो भी सरफेस के ऊपर इनके टैंक से जाना था वो तकरीबन 1.5 फुट मड को उन्होंने साइड में कर दिया। उसके चलते क्या है कि कोई भी इनकी माइन अभी तक, मतलब आप कह रहे हैं सर ये हमास के नहले पर इजराइल का दहला है। उन्होंने माइंस लगाई कि टैंक को उड़ाया, उन्होंने बुलडोजर से माइंस ही हटा दी एक तरफ। बहुत आप टेक्निकल बात बता रहे हैं यहाँ पर। इसी बीच देखिए अल शिफा की सुरंग और बख्तरबंद दरवाजे भी दिखा देता हूं मैं। सुरंगों का तो आपको लगातार हम बता ही रहे क्या रोल है इस पूरी गाजा वॉर में। अल शिफा हॉस्पिटल और वहां पर मिली सुरंग और उस सुरंग में मिला बख्तरबंद दरवाजा, यह बताता है कि वाकई इजराइल के दावे में दम है। और गाजा में जितना जमीन में के ऊपर नहीं, उतना जमीन के नीचे यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रखा है, इंतजाम कर रखा है हमास ने। और 47 दिनों के युद्ध में इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी है। उसका पूरा हिसाब आपके सामने रखते हैं कि इजराइल कैसे इस युद्ध को लड़ रहा है। आपको पता चलेगा कि इजराइल ने अभी तक इस युद्ध में कितनी कीमत चुकाई है। इजराइल को अभी तक इस युद्ध में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं, यानी रोजाना की बात करें तो 2167 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपए रोजाना। करीब 10,000 रॉकेट हमास ने इजराइल पर दागे हैं, यानी 217 रॉकेट रोजाना झेले हैं इजराइल ने। 44 दिनों में इजराइल की ग्राउंड फोर्स के 65 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यह प्रतिदिन नहीं है, ये गलत है, हटाइए इसको। 2 दिन में 3 सैनिकों की मौत हुई है। और इसके अलावा इजराइल 35,000 टन बारूद 42 दिनों में गाजा पर बरसा चुका है, यानी 833 टन बारूद रोजाना। गाजा में 2,22,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 44,000 घर तो पूरी तरह तबाह हो गए, यानी 5,000 इमारतें रोजाना। इसमें 203 स्कूल हैं, 85 सरकारी इमारतें हैं, 45 मस्जिद हैं। और इन सब के बावजूद मात्र छुड़ा कितने पाए हैं? 5 बंधक अभी तक। एक बंधक की तो बल्कि मौत भी हो गई है।
और 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन शुरू किया। इसमें कौन कौन सी यूनिट्स लड़ रही हैं, कौन कौन सी स्पेशल यूनिट्स हैं, ये भी आप देखिए। इसमें 47 दिनों में ओकेड्स यूनिट, याहोलाम गोलानी ब्रिगेड, द मैगलन यूनिट 212, यदतम यूनिट, सायरत मटकल, दूब देवन यूनिट, सीक्रेट फोर्स 504, हगोज इगोज, ये 47 दिन में इस तरह की अपनी तरह की स्पेशल यूनिट्स जो अपने अपने काम में माहिर हैं। कोई सुरंग के विनाश में माहिर है, कोई काउंटर टेररिज्म में माहिर है, कोई यहां पर आमने सामने की लड़ाई में माहिर है, कोई अर्बन वॉरफेयर में माहिर है। इन सब यूनिट्स को यहां पर उतारा। गोलानी ब्रिगेड का आपको तो स्पेशल नाम याद होगा, जिसने हमास की पार्लियामेंट पर कब्जा किया था और उसको ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अब विरोध के बावजूद इजराइल ने क्यों किया 4 दिन का समझौता, यह समझिए। क्योंकि इजराइल पर दुनिया का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसके अलावा हूती, हिजबुल्लाह और हमास का ट्रैप था। इसी बीच गाजा युद्ध को लेकर अरब देशों का एक्टिव होना भी एक वजह थी और सबसे मेन जो था वो थी बंधकों की रिहाई, और इसीलिए यह दबाव दिखता है यहां पर। लेकिन मोशे कान लेकर ये जो दबाव है, क्या ये दबाव इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है कि इजराइल को शांति के लिए यहां पर राजी होना पड़ा? हाँ, बस ये बात बहुत सही बात बोली इन्होंने कि ये प्रेशर है हमारे ऊपर, क्यों हमारे बच्चे, हमारे सिटीजन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो आपको याद होगा, ये सिनवार को हमारे जेल में था 15 साल के ऊपर, उसको हमने छोड़ा फॉर 1 सोल्जर, गोल्डन, आपको याद होगा पीछे। और उसके साथ में कुछ 1,500 टेररिस्ट को छोड़ा था फॉर 1 सोल्जर। अब हम तो हमारे वहां तो अभी तो 300 के ऊपर है बच्चे लोग है, अभी पता नहीं वो जिंदा है या मर। दैट वाई हमको कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके लिए हम राजी हो जाएंगे। बट इट्स वेरी पता नहीं, शाम को पता चलेगा हमको, जब नाम आएंगे उनको वो मिलेंगे। ठीक है। लेकिन जनरल मेस्टन, जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर ये साफ दिखता है, आप भी मानते हैं कि हमास ने यहाँ पर अपने डेथ वारंट पर साइन किया है। आगे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है इजराइल की? देखिए, आगे की जो स्ट्रेटेजी है, पहली बात तो ये 4 दिन के सीज फायर का इजराइल पूरा फायदा उठाएगा, जो उनके होस्टेजेस हैं वो रिलीज होंगे। उसके बाद फोकस पूरा चला जाएगा साउथ गाजा में, और प्रेशर बनेगा जैसे नॉर्थ गाजा में था, और वही प्रेशर से ये यील्ड इन करेंगे, मतलब ये गिव इन कर जाएंगे हमास फाइटर्स, और वही स्ट्रैटेजी रहेगी। क्योंकि उनका अंत में लक्ष्य, आज प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी बोला, हम हमास को खत्म करके रहेंगे, क्योंकि हमास वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इजराइल को तो वो चाहती है इनको एलिमिनेट करना। ठीक है, वो तो नक्शे से मिटाना चाहती है। ठीक है, तो उनका मुद्दा बहुत क्लियर है, उनको हमेशा के लिए तबाह करके मिटाना है, और वो साउथ गाजा में हासिल करेंगे। देखिए, नंबर्स की बात हो रही है और मेरे पास भी नंबर्स जो मुझे बताए जा रहे हैं, केवल 1 मिनट है और मुझे अपने 2 मेहमानों से कमेंट लेना है, तो इसलिए 30 सेकंड में एयर कमोडोर बहल, ये जो नंबर्स हम दिखा रहे हैं, 47 दिनों में इजराइल ने कितना कुछ गंवाया है क्या, और केवल 5 बंधक छुड़ा पाए क्या? इसीलिए इजराइल को मजबूर होना पड़ा कि अब वो थोड़ा रुकें, रिकवर करें, रीअलाइन करें और फिर आए, ताकि अपने बंधकों को कम से कम छुड़ा पाए। देखिए, इजराइल के लिए इतना मुश्किल नहीं है ये ऑपरेशनल पॉज में अपने आप को सपोर्ट करना। वो पहले से ही तैयार करके एंटर हुए हैं, उनके पास बहुत असला है और बहुत सपोर्ट है अमेरिका का। उनको इस ऑपरेशनल पॉज की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा ऑपरेशनल पॉज की जरूरत है हमास को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 50 के करीब को छोड़ा जाता है बंधकों को, उसके बाद भी 180 से 200 बंधक पड़े हुए हैं उनके पास, तो वो अगर 10-10 करके भी छोड़ेंगे तो 23 दिन निकल जाएंगे। 23 दिन, ये 23 दिन की थ्योरी जनरल दत्ता, कहा जा रहा है कि ये हमास का ट्रैप है। ये केवल 4 दिन नहीं बल्कि 23 दिन तक 10-10 बंधक हमास छोड़ेगा और 23 दिन में वो सारे अपने नेताओं को निकाल देगा यहां से। आपको इस पर भरोसा है? देखिए, जैसा हमारे इजराइल के साथी बोल रहे हैं कि हमास के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते आप, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर ये जो अभी सीज फायर हुआ है, इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर हमास ने जो 50 बंधक छोड़ने का वादा किया है, अगर वो नहीं छोड़ेगा तो आगे जो है ये, अगर ये सीज फायर ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर इसके बाद नो स्टॉपिंग। ठीक है, उसके बाद सीज फायर अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो नो स्टॉपिंग, यानी ये बहुत पतली सी लकीर है, और अगर ये यहां पर फेल हो गया तो फिर ये युद्ध बहुत बढ़ जाएगा। इसी बीच देखिए, आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। इजरायली बुलडोजर पर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का रॉकेट अटैक। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम भी आप लगातार सुन रहे हैं इस पूरी वॉर में, PIJ, और कुछ कैसे उसने यहां पर यह अटैक किया है रॉकेट से इजराइल के टैंक पर। यह उसकी तस्वीर है।
और बमबारी से गाजा तबाह हो चुका है। गाजा की तबाही की तस्वीरें अब और ज्यादा आ रही हैं। गाजा में बहुत ज्यादा तबाही बढ़ चुकी है। लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं, 1.5 महीने से ज्यादा, और कैसे गाजा लगातार मलबे में बदलता जा रहा है, उसकी तस्वीर है। लेकिन हमास की बारूदी सुरंगें रुक नहीं रही हैं और उन बारूदी सुरंगों से हमले नहीं रुक रहे हैं। ये देखिए, हमास की बारूदी सुरंग से हमले का वीडियो सामने आया है। कैसे हमास के लड़ाके इस सुरंग से निकलते हैं और फिर हमला करके फिर भाग जाते हैं। और 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल जो था, उसमें नरसंहार की एक और तस्वीर आई है। और इसी म्यूजिक फेस्टिवल में सबसे ज्यादा इजराइल के लोगों की मौत हुई। इजराइल के या कहें दुनिया भर के कई देशों के नागरिक यहां पर इस फेस्टिवल में मौजूद थे और यहीं से बहुत सारे बंधक ले गए हमास के लड़ाके। और इराक में शिया मिलिशिया का अमेरिका पर अटैक। अभी तक इराक और सीरिया में कुल 66 अटैक हो चुके हैं अमेरिका के बेसिस पर। और ये जो 66 अटैक हुए हैं उसमें 34 हुए हैं इराक में, 32 हुए हैं सीरिया में। और ये शिया मिलिशिया इराक में कैसे अमेरिका पर अटैक कर रहे हैं उसके बेसिस पर ये देखिए। और उसके बाद फिर अमेरिका ने इन पर हमला किया।